बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। इशफ़ाक़ अहमद साहब ने एक बड़ी ख़ूबसूरत बात लिखी है कि जब भी बर्तन को धोते हैं तो बर्तन को अंदर से ज़्यादा और बाहर से कम धोते हैं। बर्तन धोते हुए बर्तन को अंदर से ज़्यादा और बाहर से कम धोना, कम रगड़ना पड़ता है। क्यों? ताकि वो अंदर से इतना साफ़ हो जाए कि उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ डालो तो वो ख़राब ना हो। यही फ़ॉर्मूला, यही कुलिया इंसानों के लिए भी काबिल अमल है कि अगर हम कोई अच्छी बात सुने और हमारे ऊपर असर ना करे तो इसका मतलब कसूर अच्छी बात का नहीं है, कसूर बर्तन का है। कि जब ख़राब बर्तन के अंदर कोई अच्छी चीज़ भी डाली जाओ तो वो ख़राब हो जाएगी। क्यों? कसूर चीज़ का नहीं है, कसूर बर्तन का है। तो अगर हम में से भी कोई अच्छी बातें सुनता है, पढ़ता है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाता, उसके ऊपर असर नहीं होता, तो कसूर अच्छी बात का नहीं है, कसूर किसका हुआ? हमारे बर्तन का, हमारा अंदर ख़राब है। तो कोशिश करनी है हम अपने अंदर वो सफाई, वो पाकीज़गी लेके आएँ कि अच्छी बातों का हम पे असर भी हो, हम उससे कुछ सीखें भी। हम लोगों ने मैनेजमेंट में मैनेजरियल फंक्शंस का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था, और मैनेजरियल फंक्शंस जो 4 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, उन चारों के चारों फंक्शंस में से हम प्लानिंग का फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। प्लानिंग के फंक्शन को हमने अपनी आसानी के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग फ्यूचर, दैट व्हाट टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड एंड हाउ टू अचीव दोज टारगेट्स। फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है कि किन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना है और उसके लिए तरीक़ाकार, कोर्स ऑफ एक्शन या लाइहा अमल क्या होगा। हमने उसकी भी डिटेल्स पढ़ी कि डिसीजन मेकिंग क्या है, उसकी अप्रोचेस कौन सी हैं और मैनेजमेंट में हमने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। हमने ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स पढ़ी अपनी आसानी के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद हमने कोर्स ऑफ एक्शन को 4 हिस्सों में एक सीढ़ी के 4 स्टेप्स बना के पढ़ा कि ओवरऑल स्ट्रेटजी है, उसके लिहाज से पॉलिसीज़ बनती हैं जो कि मैनेजरियल गाइडलाइंस हैं, उसके लिहाज से हम रूल्स बना देते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और उसके हिसाब से कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोसीजर्स, ताकि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म हो सकें। अब एक छोटा सा टॉपिक जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो है पर्पस ऑफ प्लानिंग या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग कह सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम प्लानिंग को, प्लान्स को, टारगेट्स को, प्रोग्राम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला हम इसको कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ प्लानिंग है, हम इसको कह सकते हैं पर्पस ऑफ गोल सेटिंग है, हम इसको कह सकते हैं एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग है या बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग है, हम इसको मेरिट्स का नाम दे सकते हैं, हम इसको इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं जिनको हम एज अ सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जहन में ये आइडिया हो कि आखिर इस प्लानिंग का फ़ायदा क्या है। हमारे सामने पॉइंट्स लिस्ट डाउन हुए हैं। सबसे पहली चीज़, एक वो मशहूर कोटेशन से मैं इस तरह से शुरू करता हूँ ताकि हमें समझ भी आ जाए कि अगर फ़ुटबॉल खेलने के लिए टीम ग्राउंड में आ गई है लेकिन उसके सामने गोल नहीं है, क्या खेलेंगे, किस तरफ गोल करेंगे? दे आर नॉट क्लियर। तो गोल का सबसे बड़ा फ़ायदा कि यू मेक यूर सेल्फ क्लियर अबाउट द फ्यूचर, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहला फ़ायदा आपके सामने लिखा हुआ है, इट क्लैरिफाइज द फ्यूचर। हमारे जहन में जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं, हमारे जहन में अगर किसी बारे में कोई डाउट्स हैं तो दीज डाउट्स बिकम वैनिश्ड। हमारे जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाते हैं कि प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा, वी मेक आर सेल्व्स क्लियर कि ये काम है और इस तरह से करना है। फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी हो गई। दूसरा पॉइंट, दूसरा बड़ा फ़ायदा,
इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी। अगर हमारे सामने क्लियर फ्यूचर ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनसर्टन होते हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही करना था या नहीं करना था, ये तरीका ठीक है भी करने का या नहीं, जिस टारगेट के लिए हम काम कर रहे हैं उसी टारगेट के लिए करना था, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है वेदर द प्रोसेस इज़ द राइट वन और नॉट, ये सब की सब चीज़ें हमारे जहन में अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे ही हमारे सामने क्लियर प्लान्स आ जाते हैं उसी वक्त हमारे जहन से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ या गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, तीसरा बड़ा फ़ायदा, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव सामने नहीं था, आप ऑफिस आए, पता नहीं था करना क्या है लेकिन करना शुरू कर दिया, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो वो भी वेस्ट हो रहा है, आप जिस टारगेट के लिए काम कर रहे हो आपको क्लियर नहीं था कि इसी पे करना था या नहीं करना था, उस पर जितना आपका पैसा लग रहा है, कॉस्ट आ रही है, वो भी ज़ाया जा रही है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तीनों रिसोर्सेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो यू आर वेस्टिंग दैम। क्यों? यू आर नॉट क्लियर अबाउट द फ्यूचर, यू आर नॉट क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो यू आर क्वाइट श्योर कि पैसा वहीं लग रहा है जहाँ लगना था, यू आर क्वाइट श्योर कि एसेट्स वहीं इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ उन्हें इस्तेमाल करना था, यू आर क्वाइट श्योर कि जो ब्रेन्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आपने उन्हें अपॉइंट किया था। दे आर नॉट वेस्टिंग देमसेल्व्स। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से मुराद है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के तीनों रिसोर्सेज हैं, जो तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो वहीं लगते हैं जहाँ लगने चाहिए थे, तो हम उन्हें वेस्ट नहीं करते। चौथा बड़ा फ़ायदा कि जब तक हम प्लानिंग नहीं करते बाकी मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं हो सकते। कि जब तक हमारे सामने टारगेट्स नहीं होंगे हम उसके लिहाज से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, हम उसके लिहाज से दूसरों को डायरेक्शंस नहीं दे पाएंगे, लीडिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, और उसके लिहाज से हम इवेल्यूएशंस नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। यानी कि बाकी सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शंस दे आर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन प्लानिंग। जब तक हमारे सामने प्लान्स क्लियर नहीं होंगे हम बाकी सारे के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और पांचवा बड़ा फ़ायदा, फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंट्रोलिंग करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए हमारे जहन में प्लान्स एज अ बेस काम कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। प्लान्स एज अ बेस काम कर रहे होते हैं का मतलब क्या है? हमने एक बंदे के लिए डिफ़ाइन कर दिया कि इस महीने आपने 100 यूनिट्स सेल करने हैं, यू हैव टू सेल 100 यूनिट्स दिस मंथ। प्लान हो गया, ये उसका टारगेट हो गया, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। करने कैसे हैं? आप डोर टू डोर ऑपरेशंस, हर फ्रेंचाइजी पे जाओगे, वहाँ जाके उनको आप बताओगे कि इसका फ़ायदा क्या है और वहाँ सेल करके आओगे। उसको बता दिया हमने, क्लियर कर दिया। अब एक महीने बाद हमने मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है कि उसने इस महीने 100 यूनिट बेचे या नहीं बेचे। अब महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस हम इवैल्यूएट कर ही नहीं सकेंगे अगर एक महीना पहले हमने उसको टारगेट नहीं दिए होंगे। तो जब तक हम प्लान्स नहीं देते लोगों को, उस वक्त तक हम कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग हमारी हेल्प करती है ये देखने में कि जो हम करना चाह रहे थे वो हमने किया या नहीं किया। जब तक हम कंट्रोलिंग अप्लाई नहीं करते उस वक्त तक हम लोग अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस डिटरमिन ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ फ़वायद हो गए, कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ मेरिट्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। इट क्लैरिफाइज द फ्यूचर, नंबर 1। इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी, नंबर 2। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 3। It helps in performing other managerial functions, number 4, and it helps in implementing the controls or performing the controlling function. दूसरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के लिए हमने डिस्कस करना है वो है कुछ गाइडलाइंस, वो हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो गोल सेटिंग करते हुए या प्लानिंग करते हुए आपने फॉलो करनी है। इनको हम प्लानिंग गाइडलाइन या गोल सेटिंग गाइडलाइन के नाम से पढ़ेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव हो या चाहे आपने अपने लिए गोल सेटिंग करनी हो,
आपने इन 5 बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे ना, तो आप प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं, आप गोल सेटिंग अच्छे से कर रहे हो। तो अपने लिए प्लानिंग करते हुए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, किसी के लिए भी गोल सेटिंग करते हुए इन 5 बातों को जहन में ज़रूर रखना है। पहली चीज़, स्पेसिफिसिटी, कि टारगेट शुड बी स्पेसिफिक। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके जहन में स्पेसिफिसिटी क्लियर हो जाएगा। आप में से किसी बच्चे को कहा जाए कि आपने इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेने हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन आप देखो, अच्छे मार्क्स का क्राइटेरिया हम में से हर एक के नज़दीक मुख्तलिफ है। हो सकता है हम में से एक बच्चा ऐसा हो कि उसके 95 मार्क्स आते हैं और वो बैठा सोचता हो कि यार 5 पता नहीं क्यों कट गए। जबकि हो सकता है कि हम में से कोई मेरी तरह का बच्चा हो, उसके 60 नंबर आ जाएं और वो खुश हो के सबको बताया हुआ है, देख तेरे भाई के 60 नंबर आ गए। अब बोला तो अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हर एक ने उसको इंटरप्रेट मुख्तलिफ किया है। तो मैंने ठीक प्लान नहीं किया। क्यों? आई वॉज नॉट स्पेसिफिक इन माई प्लानिंग। मैंने गोल सेटिंग करते हुए उन्हें स्पेसिफिक टर्म्स में बताया ही नहीं। हाँ, अगर मैं इस तरह से कहता कि मैं चाहता हूँ आप में से हर एक 85% से ज़्यादा मार्क्स ले, नाउ आई एम बीइंग स्पेसिफिक इन माई प्लान्स। अब मैंने एग्जैक्टली डिफाइन किया है कि ये मैं आपसे चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से एम्बिगुअस टर्म्स में कर दूँ ना कि मैं अच्छे मार्क्स चाह रहा हूँ आपसे, तो हर एक इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ करेगा। लेकिन जब मैंने बोल दिया है कि आई वॉन्ट यू टू सिक्योर मोर देन 85% मार्क्स, नाउ दिस इज़ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव इन स्पेसिफिक टर्म्स। तो पहली चीज़ जिसका आपने गोल सेटिंग में ख्याल रखना है वो ये कि स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट टर्म्स में बता दें कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दूसरी बात जिसका हमने ख्याल रखना है वो है मेजरेबिलिटी। और यहाँ मेजरेबिलिटी से मुराद है कि आप मेजरमेंट का क्राइटेरिया डिफाइन कर दें। आप बता दें कि आपकी परफॉर्मेंस किस बेस पे मेजर होगी। मसलन जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि आपके मिड के मार्क्स 35% हैं, फाइनल के मार्क्स 40% हैं और 25% मार्क्स आर एसोसिएटेड विद सेशनल एक्टिविटीज़। नाउ एवरीवन इज़ क्लियर अबाउट मेजरमेंट क्राइटेरिया। आपको पता है कि 35 नंबर कहाँ से लेने हैं, मिड में से आएंगे। 40 नंबर कहाँ से लेने हैं, फाइनल में से आएंगे। 25 नंबर कहाँ से लेने हैं, सेशनल के मार्क्स हैं। और वो सेशनल मार्क्स में भी एवरी टीचर हैज़ डिफरेंट क्राइटेरिया। नाउ द टीचर डिफाइंस कि इन 25 में से इतने नंबर क्विज़ेस के होंगे, इतने असाइनमेंट्स के होंगे, इतने अटेंडेंस के होंगे, इतने क्लास पार्टिसिपेशन के होंगे, ताकि हर एक क्लियर हो कि मैंने किस बात पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आपने गोल्स डिफाइन कर दिए हैं तो स्पेसिफिक टर्म्स में करने के साथ साथ मेजरमेंट क्राइटेरिया भी बता दें कि इस बेस पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, ताकि हर एक उस क्राइटेरिया के लिहाज से परफॉर्म करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गोल सेटिंग करते हुए, गोल्स शुड बी अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब कि हम उसे आसानी से हासिल कर सकें। इसको हम अटेनेबिलिटी कह सकते हैं, इसको हम अचीवेबिलिटी कह सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अटेनेबिलिटी या अचीवेबिलिटी? अगर टारगेट्स बहुत आसान हो, बंदा सोचता है यार इतना आसान है मैं कर ही लूँगा, मोटिवेशन ही नहीं डेवलप होती। और अगर बहुत मुश्किल हो जाए तब भी इंसान ये सोचता है यार इतना मुश्किल काम है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मोटिवेशन डाउन हो गई। तो यहाँ पे मैनेजर्स सजेस्ट करते हैं कि गोल्स शुड बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल बाय द पर्सन। चैलेंजिंग क्यों? कि बहुत आसान होंगे तो भी मोटिवेट नहीं होगा कि यार कर ही लेंगे, और अगर बहुत मुश्किल होंगे तो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, क्यों यार ये हमारे बस से ही बाहर है। तो गोल्स, अब ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोल्स ऐसे सेट करे कि वो चैलेंजिंग भी हों, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी के लिहाज से वो उसे अचीव भी कर सकें, अटेन भी कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड अटेनेबिलिटी, कि चैलेंजिंग बट अचीवेबल टारगेट्स। चौथी इम्पॉर्टेंट बात जिसका हमने ख्याल रखना है, रेलेवेंसी, कि गोल्स शुड बी रेलेवेंट टू ईच अदर एट ईच लेवल। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करते हुए पढ़ा था कि एक बंदा अगर बैंक में मैनेजर बनना चाह रहा है तो ये उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए उसे बैंकिंग में ऑनर्स की डिग्री चाहिए, ये उसका मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए वो हर सेमेस्टर में मेहनत करता है ताकि मार्क्स अच्छे हैं, ये उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये कहलाता है रेलेवेंसी।
कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके लिहाज से ही मीडियम टर्म बने हैं, उसके लिहाज से ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बने हैं। अब अगर किसी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बैंक में मैनेजर बनना चाह रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सोचता है मैं कुकिंग सीख लूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेलेवेंट नहीं है, इसमें कहीं एसोसिएशन नहीं है। तो द टारगेट्स एट ईच लेवल शुड बी रेलेवेंट टू ईच अदर। और पांचवा आखिरी गाइडलाइन, आखिरी बात जो हमने इसमें फॉलो करनी है वो है टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स। और टाइम बाउंड या टाइम डेडलाइन से मुराद, अगर आप लोगों को कोई असाइनमेंट दे दी जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए कि यार इस असाइनमेंट को जब दिल करे जमा करा देना, तो मुझे उम्मीद है कि हम ता क़यामत जमा ना कराएं। क्यों? क्योंकि कोई टाइमलाइन ही नहीं दी गई। और लेकिन अगर टीचर बता दें कि इस डेट तक ये असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए, तो अब हमें उससे एक दिन पहले कम से कम इतनी मुसीबत तो पड़ेगी कि यार कल लास्ट डेट है, जमा करा दें। तो यहाँ टाइम बाउंड होने से मुराद ये कि जब भी किसी बंदे के लिए टारगेट्स डिफ़ाइन करें तो एग्जैक्ट टाइम लाइन भी बता दें कि इतने अरसे में हम आपसे ये टारगेट्स पूरे करवाना चाह रहे हैं। मसलन 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं 1 महीने में, ये 1 महीना क्या है? टाइम बाउंड। अब वो ये ना सोचे कि 100 यूनिट उन्होंने साल बाद मेरे से पूछना है। अगर साल बाद भी पूछना है तो पता तो हो उसको कि ये अरसा है मेरे पास और इस अरसे में मैंने इन टारगेट्स को अचीव करना है। अब ये जो हमने 5 गाइडलाइंस पढ़ी हैं, चाहे आप अपने लिए कर रहे हो इंडिविजुअल के लिए, चाहे अपने जानने वालों के लिए कर रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, इन 5 बातों का ख्याल रखोगे तो यू आर फॉलोइंग, यू आर परफॉर्मिंग दी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स। और इन 5 गाइडलाइन को याद रखने का तरीका, इनका पहला लफ्ज़ अगर देखो SMART, स्पेसिफिसिटी, मेजरेबिलिटी, अटेनेबिलिटी, रेलेवेंसी, टाइम बाउंड, तो ये कहलाता है स्मार्ट। तो याद रखने का आसान सा फॉर्मूला है, आपने याद रखना है कि द टारगेट्स, द गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन हो, मेजरमेंट का क्राइटेरिया बताया जाए, अटेनेबल हो, चैलेंजिंग हो लेकिन अटेनेबल हो, रेलेवेंसी हो एट ईच लेवल, और उसके लिए टाइम डेडलाइंस या टाइम लिमिटेशंस डिफाइन हो कि इतने अरसे में हमने अचीव करने हैं। ये हमारे पास हो गया प्लानिंग के बारे में। रिमेनिंग पोर्शन के उसका पर्पस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, या किन गाइडलाइंस को हमने जहन में रखना है प्लानिंग करते हुए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके जहन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।